1542 को, ठीक है ना। इसका जन्म हो गया है। इनकी जो माँ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कल्याणी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अकबर जो है, तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पता ही है। इनके पिता का नाम है हुमायूं, ठीक है। चलो, अकबर का नाम अकबर कैसे पड़ा, तो इसके जो नाम है इसमें भी एक वो थोड़ा सा कहानी है जिसके कारण इसका नाम अकबर रखा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, हुमायूं के 3 और अन्य भाई थे, है ना, जिसमें एक भाई का नाम रहता है हिंदाल, है ना। और आप लोगों को मैंने ये कल भी पढ़ाया था कि जो हुमायूं जब शासक, एकमात्र मुगल सल्तनत का शासक बनता है, जो अपने तीनों भाई को अपना अलग अलग साम्राज्य विभाजित करके उनको दिया था वहां साम्राज्य करने के लिए, है ना, वहां शासन करने के लिए, ठीक है। तो जो हिंदाल है उसको मिला था काबुल वाला एरिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इनका एक भाई रहता है हिंदाल, उसको काबुल वाला एरिया मिला रहता है, और वो जो हिंदाल है वही काबुल वाले एरिया में अपना शासन सत्ता संभाले रहता है, वही चलाते रहता है। हिंदाल का एक गुरु रहता है, सिया गुरु मीर बाबा रहते हैं, उसका नाम रहता है शेख अली अकबर, है ना। इनके गुरु सिया गुरु जो रहते हैं, जिनका नाम रहता है शेख अली अकबर, और उस अकबर की पुत्री जो रहती है वही हमीदा बानो बेगम रहती है, जिनके साथ हुमायूं का विवाह हुआ रहता है। लकी अपना ऑडियो म्यूट कर दे यार, ठीक, चलिए। क्या बता रहा था, हिंदाल के गुरु शेख अली अकबर की पुत्री ही रहती है हमीदा बानो बेगम, जिनके साथ विवाह हिंदाल का भाई किए रहता है। मतलब हुमायूं अपने भाई के गुरु की पुत्री के साथ विवाह किए रहता है, ठीक है। तो यहीं से जो है इनका नाम अकबर पड़ता है, इनके गुरु का नाम अकबर रहता है, इसी कारण, मतलब इनकी माता के पिता का नाम अकबर रहता है, इसका मतलब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाना का नाम भी अकबर ही रहता है, शेख अली अकबर, जिससे इसका नाम अकबर पड़ता है। ये इसका थोड़ा सा नाम। हुमायूं की जब मृत्यु होती है, तो हुमायूं की जब मृत्यु होती है, हाँ ठीक है, ठीक। हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो उस टाइम अकबर कालानौर में रहता है, ठीक है। अकबर कालानौर में रहता है, और इसका जो संरक्षक रहता है वो बैरम खां, वही बैरम खां जो हुमायूं का सेनापति भी रहता है, ठीक है। अब अकबर जो रहता है वो अपने बाल्यकाल में गजनी और लाहौर का सूबेदारी इसको मिला रहता है, ठीक है। मृत्यु के समय तो कालानौर में रहता है जब हुमायूं की मृत्यु होती है। अपने बाल्यकाल से अकबर, ऐसा कहा जाता है कि ये अनपढ़ शासक रहता है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छा अपना शासन सत्ता संभाला है, इसी कारण महान सम्राट का दर्जा दिया जाता है अकबर को। तो बाल्यकाल में होता क्या है कि गजनी और लाहौर यहाँ का सूबेदारी ये संभाला जाता है अकबर, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी कहानी बीच बीच में आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इनका संरक्षण बैरम खां, बैरम खां 14 फरवरी सन 1556 को, ठीक है, 14 फरवरी सन 1556 को 14 वर्ष की जब आयु रहती है अकबर का, है ना, 14 वर्ष की आयु में अकबर वहां बादशाह बन जाता है। तो बैरम खां और एक रहते हैं मिर्जा अबुल कासिम, है ना, मिर्जा अबुल कासिम और बैरम खां दोनों की सहायता से अकबर को बादशाह बना दिया जाता है, खाली 14 वर्ष की आयु में, और वो डेट रहता है 14 फरवरी सन 1556, ठीक है। 4 वर्ष जो है 1556 से 1560 तक क्या है, बैरम खां इसका प्रधानमंत्री भी रहता है, ठीक है, अकबर का प्रधानमंत्री रहता है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा से। अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में मैंने पिछले आप लोगों को बताया था, जिसमें हेमू और बैरम खान के बीच युद्ध हुआ था, है ना। तो जिसमें हुआ क्या है, होता क्या है कि हेमू की आंख में तीर लग जाता है, तीर लग जाने से उसकी हत्या कर दिया जाता है ना। जब हत्या हो जाती है, मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध जब विजित कर लेते हैं, बैरम खान बोलो या फिर अकबर बोलो, ठीक है, तो अकबर क्या करता है, बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि देता है इस विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। खान ए खाना की उपाधि, 1 2 3 4 चौथा नंबर का पॉइंट देखो, ठीक है। चलो, जो बैरम खां रहता है भाई बहुत ही अनुभवी व्यक्ति रहता है, क्योंकि
अकबर के पिता के समय से वो सेनापति रहता है। इसके साथ साथ एक बहुत योग्य व्यक्ति भी रहता है, एक अनुभवी सेनापति भी रहता है। तो सारा जो गुण है वो बैरम खां में रहता है। 1556 से 60 के बीच वो, मैंने बताया ना कि अकबर का प्रधानमंत्री रहता है, तो जब प्रधानमंत्री जब बने रहता है तो वो अकबर के बहुत करीबी हो जाता है। मतलब अकबर को कुछ भी काम करना है तो वो बैरम खां से पूछे बिना कुछ नहीं करेगा, ऐसे टाइप से बहुत ज्यादा करीबी हो जाता है। ठीक है, इस चीज को वहां के राजमहल में जो हाँ वो आगे बताऊंगा। वो अब्दुल रहीम जो है ना, वो बैरम खान के ही पुत्र है। इस विजय के उपलक्ष्य में खाना की उपाधि दिया जाता है बैरम खान को। तो बैरम खान के बारे में हम नहीं सुना वो खाना की उपाधि, लेकिन हम पढ़ते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको अपने नवरत्न में शामिल करते हैं। तो उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। दोनों को मिलता है खाने की उपाधि। ठीक है, बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, आगे आ रहे हैं उसमें आपके पॉइंट में भी। तो मैं क्या बता रहा था कि भाई बहुत करीबी रहता है, सारी जो चीजें हैं वो अकबर से पूछ के ही करता है। किस बात से होता क्या कि राजमहल में और अन्य जो लोग रहते हैं वो बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर देते हैं। उससे मतलब चिढ़ने लगते हैं कि यार ये जो अकबर है, जो शासक है, वो अपना हर काम बैरम खां से पूछ के करता है, उससे पूछे बिना कोई काम ही नहीं करता। कुछ भी उनको कुछ करना है तो खाली बैरम खां से ही वो ये करेगा। जैसे मान लो बैरम खान ही शासक है और अकबर उसका गुलाम है, वैसे टाइप से। तो इससे होता है क्या, लोगों को जलन होता है, थोड़ा तो चीड़ होता है ना। अब इस चीड़ से वहां मुगल सल्तनत में एक षड्यंत्र बनना चालू हो जाता है बैरम खान के खिलाफ। और इस षड्यंत्र में शामिल कौन कौन रहते हैं, देखो इस षड्यंत्र में शामिल रहते हैं हमीदा बानो बेगम, जो स्वयं अकबर की माता रहती है, वो है ना। एक नाम आता है माहम अनगा। माहम अनगा कौन, ये अकबर की धाय माँ रहती है। धाय माँ का मतलब जो पालन पोषण जो करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं धाय माँ। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम, माहम अनगा, और एक नाम आता है आदम खां। ये वही आदम खां है जो माहम अनगा का पुत्र है। ठीक है, मतलब अकबर की जो धाय माँ जो रहती है उसका पुत्र आदम खां। ये तीनों बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र बनाना चालू करते हैं, और वहां जो लोग रहते हैं वो उसको बैरम खां के खिलाफ भड़काना चालू करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सब जो चीजें हैं वो चल रही है। बैरम खां को भी षड्यंत्र के खिलाफ पता चलता है कि यार मेरे, तो षड्यंत्र के बारे में पता चलता है कि यार मेरे खिलाफ क्या है, इस यहाँ क्या चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है ना। जैसे ही जो बैरम खां है, जब बैरम खां को पता चलता है, तो जैसे ही वो बताने, महाग बेगम है वो, जो बाबर की जो पत्नी रहती है ना, वो महाग बेगम है, ये माहम अनगा है। दोनों अलग अलग है भाई, एक ही नाम से नहीं हो सकते क्या। किसने किया है क्वेश्चन, एक से कल्याणी। हाँ, वो महाग बेगम है कल्याणी, मैंने महाग बेगम पढ़ा है। महाम अनगा भी होगा ना तो दोनों अलग अलग है, उसको महाग बेगम भी बोलते थे, महाम अनगा भी होगा ना तो दोनों अलग अलग किरदार है, ये इसके भाई माँ रहती है। ठीक है ना, एक ही नहीं है दोनों। नाम यदि नाम भले एक जैसे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है ना। चलिए, चलो कहां पास था अकबर। हाँ, अकबर को भी जब बात हुई, जब वहां का जो राजा है अकबर, तो अकबर को भी ये बात पता चलेगा ही कि अब षड्यंत्र कैसे चलेगा। षड्यंत्र ऐसे चलेगा कि जो बैरम है इसके खिलाफ कुछ कुछ अनर्गल जो बातें हैं वो वहां चलेगा। और ये जो चीजें हैं वो राजा के कानों में भरा जा रहा था कि जो बैरम खां है वो खुद को शासक समझता है, और तुम जो सारी चीजें, जो अकबर है वो सारी चीजें उसी से आदेश से करते हो, जैसे वो ही शासक है, तुम उसके वो हो, ऐसे ऐसे टाइप से जो भी चीजें हैं। तो अकबर को लगता है थोड़ा सा यार, बाकी में मैं जो सारी चीजें हैं जो बैरम खां से ही पूछ के करता हूँ, या मेरे को जो भी करना है वो बैरम खां ही मेरे को समझाता है कि ये काम करो, तभी मैं करता हूँ, है ना। तो इससे अकबर को भी ना थोड़ा सा लगता है, इसका तभी दिमाग में एक बार भर जाता है ना, कोई आप पता ही होगा, कोई किसी के बारे में यदि दिमाग में भर गया तो दिमाग ऐसा चीज है
जो वैसा ही चीज सोचेगा। तो अकबर को भी अब अप्रिय लगने लग जाता है बैरम खां, अप्रिय के साथ साथ क्रूर भी लगने लग जाता है। ठीक है, तो देखो, जो जिनके संरक्षण में अकबर वहां का शासक बना, जिसके संरक्षण में जो है वो हुमायूं लास्ट वाला जो युद्ध है उसको विजित करके यहाँ का जो अपना पुनः यहाँ की सत्ता संभाला, है ना, उसी आदमी वो अब ये क्या समझने लग गया, क्रूर समझने लग गया, उसी आदमी अब अप्रिय लगने लग गया इन लोगों को। ठीक है, इससे होता क्या है, अकबर अकबर अभी भी बच्चा ही है ना, वो तो भाई वो 14 वर्ष की उम्र में तो उसका वो हुआ रहता है, बादशाह बने रहता है, तो 14 वर्ष की उम्र में कुछ क्या पता है। तो अकबर अब पूरा जो बागडोर है, राज्य का जो बागडोर है, शासन का बागडोर है, वो अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, अपने हाथ में लेने के बाद बैरम खां को मक्का भेज देता है, वो मतलब आदेश देता है कि भैया एक काम करो, आप मक्का जाओ। ठीक है, मक्का भेजने के आदेश देता है। अब ये यार फिर से इसका मीटिंग का लायक आ गया है। चलिए, बैरम खां भाई अब राजा का जो आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा ही, तो बैरम खां राजा की आज्ञा स्वीकार करता है। और इसी बीच एक षड्यंत्रकारी आता है पीर मोहम्मद, है ना। पीर मोहम्मद क्या करता है, 1560 की बात है, पीर मोहम्मद थोड़ा से उंगली करने का काम करता है ना। वो क्या करता है, बैरम खां को और गुस्सा दिलाता है। बैरम खां को बोलता है कि यार ये जो हमारे जो शासक हैं अकबर है, वो तुम्हें एकदम जल्दी से यहाँ जाने के लिए बोले, यहाँ तुम्हारे एक सेकंड कर। ठीक है, वो बोलते हैं तुम यहाँ एक सेकंड में मत रुको, तुरंत यहाँ से निकलो, अपना गठरी वटरी बांधो और ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है, बैरम खां यार जा तो रहा हूँ मैं, है, उसके बाद में एकदम जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो बैरम खां को लग जाता है यहाँ पे चिड़, और बैरम खां चिड़ रखता है ना तो वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह को दबाने के लिए जो अकबर है अपना सेनापति वगैरह भेजते हैं। तो बैरम खां के सामने कहाँ उनकी सेना टिकने वाली है, वो खुद सेनापति है बैरम खां, है ना, सेनापति था, तो उसके सामने ये जो सब टिकने वाले हैं, जो छोटे छोटे जो सेना है, तो उससे भयंकर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद ये क्या होता है, तो सेना भयंकर युद्ध नहीं होता, थोड़े टाइम में ही उनके जो सेना रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं, पराजित होने के बाद भाग जाते हैं वहां से। बैरम खां को सबको पराजित करता है। ये बात अकबर को पता चलता है कि बैरम खां जो है वो लड़ाई में उतर गया है हमारे खिलाफ, तो वो स्वयं अब बैरम खां के खिलाफ युद्ध करने के लिए उतरता है मैदान में। तो बैरम खां स्वयं जब आता है, इस चीज को बैरम खां को पता चल, सॉरी अकबर जब स्वयं आता है लड़ाई करने के लिए बैरम खां के खिलाफ, तो बैरम खां को पता चलता है कि जो उनके राजा है वो स्वयं उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो बैरम खां भैया वो बढ़िया आदमी रहता है, वो बोलता है मेरे को कोई युद्ध का शौक नहीं है, मैं आपके अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ करके अपना अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, बैरम खां अधीनता स्वीकार कर लिया है। अब उसके बाद मक्का तो भेज ही दिए रहता है, वो जो बैरम खां है वो मक्का जाते रहता है। तो मक्का जाते समय में ही सन 1561 में अफगान सरदार जो रहते हैं, तो अफगान सरदार लोग रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर देते हैं। 1561 का वो समय रहता है जिसमें बैरम खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब अफगान सरदार लोगों ने क्यों हत्या किया, उसको क्या दुश्मनी थी अफगान सरदारों को बैरम खां से। तो होता क्या है, 1555 की बात है, आप लोगों ने एक युद्ध पढ़ा होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, है ना। मच्छीवाड़ा के युद्ध में ततार खां नामक एक अफगानी का हुमायूं के द्वारा हत्या किया गया था। वो एक्चुअली हुमायूं के द्वारा हत्या नहीं किया गया था, वो बैरम खां के द्वारा हत्या किया गया था। वो उसी का सेनापति था बैरम खां, है ना। हुमायूं के कहने पर तो जो ततार खां है उसकी हत्या कर दिया गया था, और इसका बदला जो अफगान सरदार लोग जो थे वो इसका इंतजार कर रहे थे कि बैरम खां की हत्या करना है। तो उन लोगों को मौका मिल गया, और बैरम खां भैया इस टाइम था अकेले, और सब घेर घेर के मार दिया बेचारे को। ठीक है, तो इनकी हत्या हो गया है। चलो, बैरम खां बेचारा चला गया है 1561 में। जब बैरम खां चला जाता है तो उसका 4 वर्ष का एक पुत्र रहता है, अब्दुल रहीम, जो लीना मैडम ने कुछ कहा था। तो बैरम खां के पुत्र रहता है अब्दुल रहीम, ये 4 वर्ष का रहता है, और 4 वर्ष में ही इसको एक उपाधि दे दिया जाता है खाने खाना का। ठीक है, खाने खाना को उपाधि देते हैं। उसके बाद में इसको अपने नवरत्न में भी शामिल करते हैं, आगे बताएं। चलिए, इसको यही रोको, अब्दुल रहीम को नाम सुनते जाओ, अब्दुल रहीम, है ना, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। चलिए, अब होता क्या है, अकबर की धायमा है महाम अनगा, है ना। ये जो महाम अनगा है, ये
बहुत ही ज्यादा कटु राजनीतिज्ञ रहती है ना। इनको राजनीति के बारे में इतना ज्यादा ये रहती है, बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी रहती है। ये दिल्ली में एक मदरसा चलाती रहती, खैरुल मनाजिद कर, थोड़ा सा इसको पॉइंट करना, खैरुल मनाजिद नाम का मदरसा है ना, ये चलाती। कौन से नाम का मदरसा चलाती है? खैरुल मनाजिद नाम का मदरसा चलाती। तो ये जो इनकी धाय, अब बैरम खां की जो मृत्यु हो गई है, जो इनका वजीर आजम मतलब जो प्रधानमंत्री है उसकी तो मृत्यु हो गई है। अब धायमा क्या चाहती? जो वजीर आजम का पद अब खाली है, धायमा के पुत्र भी है जो मैंने आप लोग को बताया था, आदम खान। तो धायमा ये चाहती है कि बैरम खां की जगह वजीर आजम किसको बना दिया जाए? इसके पुत्र को बना दिया जाए जो आदम खां। ठीक है, आदम खां को उसको वजीर आजम बना दिया जाए। लेकिन अकबर भी, अब वो थोड़ा बहुत उसके पास भी दिमाग आ गया था, एक दो युद्ध में बैरम खां के साथ वो चला भी गया था थोड़ा। तो अकबर क्या करता है, आदम खां को वजीर आजम न बनाकर अतगा खां, भवानी कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? देख सकते ना, मैं देख नहीं पाया सर। मदरसा खैरुल मनाजिद आपके वो नाम रहता है ना, तो वो चलाते रहते हैं। तो वो क्या चाहती है, जिनकी जो माता मतलब जो धायमा रहती है, आदम खां को भैया वजीर आजम बना दिया जाए। अकबर क्या करता है, आदम खां को वजीर आजम न बनाकर अतगा खां को वजीर आजम बना देता है। अब ये अतगा खां कौन है? ये अतगा खां है वो इसकी धायमा का पति रहता है। इसका मतलब जो महाम अनगा रहती है उसका पति अतगा खां रहता है। मतलब ना आदम खां को जो पिता बोला ब्लड रिलेशन यहाँ चलाओ, तो अतगा खां को क्या करता है, ये वजीर आजम बना दिया जाता है, उसको नियुक्त कर दिया जाता है। अब ठीक है, यहां तक उसको यहां तक रोक के रखो, आगे और पढ़ेंगे होता क्या है। अतगा खां बन गया है वजीर आजम, प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री को ही वजीर आजम बोला जाता है। चलिए, अब बैरम खां तो मर गया, तो बैरम खां की पत्नी रहती है, पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, इस सलीमा बेगम से अकबर क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। अब देखो बैरम खां, उसका उम्र कितना हुआ रहा होगा, वो इसके अकबर के पिता के समय से सेनापति था। जब अकबर का जन्म नहीं हुआ था, है ना, तब से ये उसका वो सेनापति था। और ये क्या करता है, अकबर है वो उसकी जो विधवा पत्नी रहती है उससे विवाह कर, मतलब जो एक जो अपने बेटे के समान संरक्षण दिया था बैरम खां, है ना, ये क्या करते हैं अपने माता के समान एक स्त्री से क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेता है। ये इसका थोड़ा से गड़बड़ देखने को मिलता है अकबर का, है ना। उनसे विवाह कर लेता है और उसका जो 4 वर्ष का जो पुत्र जो मैं ऊपर छोड़ा था अब्दुल रहीम, तो उस जिसे खान की पारी तो दिया ही रहता है, तो उस अब्दुल रहीम को अपने नवरत्न में शामिल कर लेता है। ठीक है, चलो हो गया, सलीमा बेगम से विवाह हो गया है अकबर बैरम खां की पत्नी से। अब आते हैं महाम अनगा की तरफ फिर से। तो 1560 से 62 के बीच में ये जो महाम अनगा है वो पेटीकोट शासन चलाती है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रहा है क्या? एक बार और बताइए तो। आ रहा है सर, आ रहा है ना, ये लक्की आ रहा है। चलिए चलिए, लक्की जो अपना ईयरफोन लगाया हो उसको थोड़ा शायद अपना मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना। चलो, तो कहाँ पास था, महाम अनगा के पास था पेटीकोट शासन। 2 वर्ष पेटीकोट शासन चलाती है वो 60 से 62 में। पेटीकोट शासन का मतलब क्या होता है, देखो अकबर अभी भी छोटा ही है ना। 1556 में बना है अकबर, 14 वर्ष की उम्र में शासक बादशाह बना है। और अभी हम लोग आए हैं 1560 में, मतलब है ना 1560 61 की बात करते हैं, क्योंकि बैरम खां की मृत्यु हो गई है 1561। मतलब ये खाली 18-19 साल का रहता है। अब 18-19 साल का जो शासक है अकबर है, उसको उतना वो नहीं रहता, उसको उतना आइडिया नहीं रहता कि शासन सब तक कैसे चला जाए। तो जो ये जो इनकी जो धायमा रहती है वो पेटीकोट शासन चलाती है, मतलब इसके संरक्षण, बैरम खां को संरक्षण देके शासन चलाती है। इसके बाद तो सॉरी बैरम खां बोलता हूँ, अकबर को संरक्षण देके शासन चलाती है। ठीक है, ये जो हरम दल का जो मैंने नाम बताया जो मदरसा, तो ये पेटीकोट शासन के तहत
एक हरम दल भी ये चलाती थी महामनगा जो है। अब इस हरम दल में लगभग 5,000 दासियों को इन्होंने रखा था महामनगा ने। ठीक है, चलिए हरम दल एक तो आता है महामनगा के लिए। 1561 में होता क्या है, 1561 में एक कहानी बनता है। 1561 में जो आदम खां इसका जो पुत्र रहता है, तो वो आदम खां मालवा के राजा बाज बहादुर को पराजित करके मालवा की सूबेदारी अकबर से मांगता है। ठीक है, उस मालवा वाला जो भी जो है उसको डिटेल से अपन पढ़ेंगे, उसका खाली 15 या 20 मिनट का वो टॉपिक है मालवा वाला। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आदम खां क्या करता है, मालवा पर चढ़ाई करते हैं। अकबर भेजे रहते हैं आदम खां को, है ना। आदम खां मालवा पर चढ़ाई करता है और चढ़ाई करने पर वहां का जो शासक है